सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें ये चीजें तय की गई कि आपको जज बनना है तो बैचलर की डिग्री लेने के बाद, लॉ में स्नातक करने के बाद आपको 3 साल एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है जज के लिए एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो जाएगी कि आप पीसीएसजे क्वालिफाई करिए और आप जो है उस पे स्थापित। अच्छा, मतलब आप 3 साल का अनुभव आपके पास पड़ा रहेगा तो आप एग्जाम देने के क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम देंगे, फिर प्री होगा, फिर मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिर आप जज बन पाएंगे। मान लीजिए जो पीसीएस एग्जाम देते हैं, अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो जैसे एक लोअर कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, तो पीसीएस क्वालिफाई कौन से जज बनते हैं वो लोग हैं? देखिए, जज बनने के लिए 3 तरीके के प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। पहला, पीसीएसजे क्वालिफाई कर लीजिए। पीसीएसजे जब क्वालिफाई करेंगे तो हम आपको बता दें कि कैटेगरी क्या होती है जज लोगों की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास सबसे नीचे होते हैं, उसके ऊपर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास, उसके ऊपर होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो पहले उन्हीं के समकक्ष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पहले हुआ करता था, अब सीजीएम ही होता है। उसके ऊपर जब जाएंगे तो सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट के आप जज बनेंगे। उसके ऊपर एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद हाई कोर्ट के जज बनेंगे। तो जब नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है, लाइक कमेंट शेयर करते रहते हैं। मेरे साथ में संजीव निषाद जी हैं, जो अधिवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, पूरा पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है जिसका नाम है हम सब की बात है, और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले 2 शब्द कह दिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले तो आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको विशेष रूप से धन्यवाद जो आप निषाद समाज में जगह जगह पे जाते रहते हैं और जो भी प्रतिभावान व्यक्ति रहते हैं उनके प्रतिभाओं का आप सम्मान करते हैं। तो एक बात मैं कहूँगा कि जो समाज प्रतिभा का सम्मान नहीं करता है उस समाज का सम्मान बरकरार नहीं रहता है। तो यदि जो समाज अपने समाज में छिपी प्रतिभाओं का सम्मान करता है तो उसका सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ता है। आप प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, आपकी वजह से मुझे भी एक अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जैसे अधिवक्ता हैं तो घर में पहले कोई अधिवक्ता था कि पहले व्यक्ति आप अधिवक्ता है? नहीं, मैं 1st जनरेशन लॉयर हूँ, इसके पहले कोई नहीं रहा है। और गांव मोहल्ले में? नहीं, गांव मोहल्ले में भी कोई नहीं रहा है और मेरे रिलेशन में भी कोई ऐसा नहीं रहा है जो इस पेशे से जुड़ा हुआ हो। चलिए, मैं पहला हूँ। पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि नहीं, बता चाहेंगे तो? बिल्कुल बताएंगे। पिताजी हमारे जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए हैं और काफी सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं और अपना सामाजिक योगदान देते हैं। अच्छा, तो पिताजी का सपना था कि वकील बन जाए कि आपका सपना था अधिवक्ता बन जाए? नहीं, पिताजी ने कभी मुझे जो है मानसिक रूप से ऐसे प्रेशर नहीं किया कि मुझे क्या बनना है। वो चीजें हमेशा वो कहें कि आप स्वतंत्र हैं, आप डिसाइड करेंगे आप क्या बनेंगे। और मुझे जो है महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का बहुत शौक था और जब लॉकडाउन लगा था, सारे लोग घर पे थे, तो उस टाइम पे मैं जितने भी अपने फ्रीडम फाइटर थे, सोशल जस्टिस के फाइटर थे, उन सभी लोगों को मैं पढ़ा और उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अगर समाज की लड़ाई लड़नी है, चूंकि मैं स्टार्टिंग से ही मेरे पढ़ाई लिखाई का जो सहयोग रहा है वो मुझे जो भी रिलेशन के रहे हैं या फिर पिताजी के मित्र रहे हैं, सामाजिक लोग रहे हैं और विशेष करके पिताजी रहे हैं, जब कभी जरूरत पड़ा है तो सारे लोग मदद किए हैं। तो सारे लोगों के सहयोग से मैं अपनी पढ़ाई पूरी किया हूँ। तो मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि इस समाज को, इस जीवन को जो है समाज के लिए समर्पित करूँ। तो जो फ्रीडम फाइटर अन्य लोगों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर ये आया कि मुझे लॉ की जानकारी लेनी चाहिए जिससे हम लोगों को मदद कर पाएं। अच्छा जी, किस साल में आपने लॉ कंप्लीट किया है? 2024 में कंप्लीट हुआ है। अच्छा, हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर कितने सालों प्रैक्टिस करते हो आपको? अभी 6 महीने प्रैक्टिस करते हुए मुझे हुए। 6 महीने। तो मतलब होता है, एक कमिश्नरी होता है, एक दीवानी होता है, एक जो है नॉर्मल कलेक्टिव होता है। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में देखिए, मैं स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, जिसमें सारे तरीके के मामले देखे जाते हैं और उसमें मैं स्पेशली क्रिमिनल का मामला देखता हूं। मान लीजिए इलाहाबाद में रहते हैं तो जैसे जहाँ पे जिस सराउंडिंग में रहते होंगे तो आसपास जो है अपने कम्युनिटी के लोग भी वकील मिलते हैं, आपको नहीं मिलते हैं? जी, अपने समाज के काफी अधिवक्ता साथी हैं और कुछ लोगों का तो हमें तब पता चलता है कि जैसे टाइटल लोग लिखते नहीं हैं, बाद में पता चलेगा कि अपने समाज के हैं। तो और बहुत लोग ऐसे हैं जो टाइटल भी लिखते हैं। तो मैं उन लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि जो अपने
समाज के हैं और अच्छी जगह पे पहुंचे हुए हैं, जब अपने टाइटल को आप छिपाएंगे तो समाज के लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पे हैं, और जब बताएंगे तो समाज के वो लोग जो मेहनत करना चाहते हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि अपने समाज के लोग अन्य जगह पे भी हैं। चलिए जी। आज वकालत आपने कर रखा हुआ है, क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग कुछ और करने का, कि मतलब यही तक सीमित आप है? नहीं, देखिए, मेरा जब मैं LLB में एडमिशन लिया तब मेरा प्लानिंग यही था कि मैं लॉ की डिग्री लूंगा, एज एडवोकेट प्रैक्टिस करूंगा और स्वतंत्र रूप से अपने समाज की आवाज उठाऊंगा। लेकिन अभी का क्या सीन है कि जब मैं LLB 3rd सेमेस्टर तक कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे लगा कि जब करना ही है तो क्यों ना बड़ी उड़ान उड़ी जाए, और मैं उसके बाद से पूरा लक्ष्य बना लिया कि नहीं, मुझे जज एज एडवोकेट मैं कभी भी काम कर सकता हूँ, मुझे जज बनना है। और मैं इस समय भी जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से कर प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और प्रिपरेशन मेरा दृष्टि IAS से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए किसी को जज बनना, क्या पढ़ाई करना पड़ता है? देखिए, जज बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, पहले होती थी कि अगर आप LLB या फिर BA LLB कर लिए हैं, जो कि इंटर पास आउट हैं आप, तो आपको BA LLB करना होगा जो 5 साल का होता है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप LLB करेंगे जो 3 साल का होता है, जिसको आप स्नातक डिग्री माना जाता है, बैचलर डिग्री माना जाता है लॉ का। तो आप यदि बैचलर डिग्री ले लिए हैं तो फिर आप एलिजिबल हो गए हैं जज बनने के लिए। लेकिन अभी का चीजें चेंज हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें ये चीजें तय की गई कि आपको जज बनना है तो बैचलर की डिग्री लेने के बाद, लॉ में स्नातक करने के बाद आपको 3 साल एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है जज के लिए एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो जाएगी कि आप PCSJ क्वालिफाई करिए और आप जो है उस पर स्थापित। अच्छा, मतलब आप 3 साल का अनुभव आपके पास पड़ा रहेगा तो आप एग्जाम देने के क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम देंगे, फिर प्री होगा, फिर मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिर आप जज बन पाएंगे। मान लीजिए जो PCSJ एग्जाम देते हैं, अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जैसे एक लोअर कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, तो PCSJ क्वालिफाई कौन से जज बनते हैं वो लोग हैं? देखिए, जज बनने के लिए 3 तरीके के प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है। पहला, PCSJ क्वालिफाई कर लीजिए। PCSJ जब क्वालिफाई करेंगे तो हम आपको बता दें कि कैटेगरी क्या होती है जज लोगों की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास सबसे नीचे होते हैं, उसके ऊपर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास, उसके ऊपर होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो पहले उन्हीं के समकक्ष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पहले हुआ करता था, अब CJM ही होता है। उसके ऊपर जब जाएंगे तो सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट के आप जज बनेंगे। उसके ऊपर ADJ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद हाई कोर्ट के जज बनेंगे। तो जब आप PCSJ क्वालिफाई करेंगे तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास के पोस्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो होती है HJS की, जिसका फुल फॉर्म है हायर जुडिशियल सर्विस। उसका एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको एज ए एडवोकेट 7 साल तक किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी क्राइटेरिया पूरी होगी, HJS का एग्जाम निकालेंगे, फिर आप सीधे या तो आप ADJ बनेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे। तीसरी जो प्रक्रिया होती है वो आप बड़ा कई बार इसके पहले भी नाम सुने होंगे, कोलोजियम सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस उसमें होते हैं, 5 लोगों का जजों का वो टीम होता है, और वो जो भी एज ए एडवोकेट काम कर रहे हूं या फिर एज ए मजिस्ट्रेट या फिर जज के तौर पे काम कर रहे हूं, यदि उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है और उनकी क्षमता का उपयोग अपने न्यायिक काम में लिया जा सकता है, तो ऐसे लोगों को सीधे जज अपॉइंट किया जा सकता है। वो कोलोजियम सिस्टम के थ्रू होता है। ये 3 प्रक्रिया होती है जज बनने की। अच्छा, बहुत सारे युवा आजकल चाहते हैं कि वो भी वकालत पेशे में जाएं, जैसे आपने कर रखा है, और मुझे लगता है जानकारी अच्छी खासी आपको है, युवा भी हैं, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस फील्ड में क्यों आना चाहिए और आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही है कि आप लोग अपनी शिक्षा को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि एक टाइम था जब अपना देश गुलाम था। अभी हमारे देश में संविधान लागू है और हम सभी स्वतंत्र हैं। उसी स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की देन है कि हम आप आपस में जो है अपनी बातें साझा कर रहे हैं और इसे समाज के लोगों तक पहुंचाएंगे भी। तो पहले क्या था कि देश गुलाम था, इस देश में अंग्रेजों का शासन था। उस टाइम पे अगर सबसे बड़ा हथियार कोई बना था इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, तो वो है शिक्षा। तो आप सबसे पहले अपनी शिक्षा को दुरुस्त करिए, चाहे जिस फील्ड में आपकी रुचि हो, आप रुचि के अनुसार उस क्षेत्र में जाइए। जब आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आप जितनी दुरुस्त करेंगे अपनी शिक्षा को, उतनी मजबूती से अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए काम कर सकेंगे। इसलिए वकालत पेशा चुनना चाहिए आज के युवाओं को? वकालत पेशा, मुझे लगता है कि लॉ की जानकारी
सबको होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो यदि आपको विधि की जानकारी है तो कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है। और जब आप विधि की जानकारी रखेंगे, कोई शोषण कर भी लिया तो उस शोषण के खिलाफ हम अपनी आवाज को किस प्रकार से बुलंद करना है, इस बात की भी आपको जानकारी रहेगी। तो लॉ जरूर करना चाहिए। और जो लोग लॉ नहीं कर रहे हैं, अदर प्रोफेशन में हैं, उनको भी कम से कम अपने फंडामेंटल राइट के बारे में जानना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं। और उन मूल अधिकार को यदि हनन किया जाएगा तो उसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, सीधे आप अप्रोच कर सकते हैं ऊपर। जी, पहले सुने हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम मालूम पड़ता कि पहले आईपीसी चलता था। अभी आईपीसी के कुछ संशोधन, कुछ नया कानून आ चुका है। तो पहले कानून में आज कानून में क्या अंतर है सर? जी, पहले देखिए इंडियन पिनल कोड 1860 लागू था, जो 1862 से लागू था और अब तक चला 2024 तक। 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं कि दोनों में यदि देखा जाए तो नेचुरल जस्टिस के आधार पे बनाया गया था, तो कोई विशेष अंतर नहीं है। लगभग सबका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम किसी पीड़ित को न्याय दिलाएंगे और जो गलत कर रहा है उसके मनोबल को हम उसको सजा दे करके कैसे डाउन करेंगे। अंतर कुछ ऐसे हैं कि जैसे समय के साथ कुछ ऐसे अपराध थे जिनको जरूरत था कि ऐड कर देना। जैसे कि आप जब भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो उसमें धारा 304, उसमें आपको झपटमारी, स्नैचिंग के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इसके पहले जब आप जाएंगे तो आईपीसी में कहीं स्नैचिंग डिफाइन ही नहीं था। अच्छा, तो ये चीजें अच्छी हुई हैं। दूसरी चीज क्या है कि कुछ पनिशमेंट के बारे में चेंजेस हुए हैं, कुछ पनिशमेंट को इनहेंस किया गया है। जैसे पहले कोई व्यक्ति यदि चोरी करता था तो आईपीसी के तहत जब उसको दंडित किया जाता था तो अधिकतम जो उसकी सजा दी जा सकती थी वो 3 साल तक की थी। अभी की क्या है कि यदि आप पहली बार चोरी करते हैं तो आपको 3 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेकिन आप अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस करते हैं, आपने दोबारा चोरी किया, तिबारा चोरी करा, अब आप चाहते हैं हमको 3 ही साल की सजा मिले, तो ये चीजें इसमें पनिशमेंट इनहेंस कर दिया गया है 2024 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो 1 जुलाई 2024 से लागू है, इसमें क्या किया गया कि एक बार अगर आप चोरी करते हैं तो फिर आपको मैक्सिमम जो सजा है वो 3 साल तक दी जा सकती है। अगर आप वही अपराध दोबारा करते हैं तो फिर आपको आपकी सजा 3 साल से 5 साल तक की भी बढ़ाई जा सकती है। ये चीजें चेंज किया है। जानकारी आपको हो चुका है, मुझे लगता है पढ़ना बहुत पड़ता आपको होगा। तो बिल्कुल टाइम पढ़ते, कितना पढ़ाई करते दिन भर में आप? हमें लगता है सोने, खाने पीने, बाकी दैनिक कार्य को छोड़ करके जो बचता हो मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज किया जाता है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ये जरूरी नहीं है कि किताबों से ही सीखने को मिले, कभी कुछ व्यक्तियों से भी सीखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के अनुभव उनके पास होते हैं, तो उनसे मिलने पे भी सीखने को मिलता है। तो किताबों के साथ साथ लोगों से भी जुड़ा। सुनिश्चित आप हैं कि आप जज बन जाएंगे? देखिए, जो मेरा स्ट्रेटजी है वो मैं अपने हिसाब से अपने स्ट्रेटजी पे 100% संतुष्ट हूँ कि अगर इसी तरीके से मैं काम करता रहा तो निश्चित रूप से मैं जो है जज बनूंगा। बन जाएंगे बिल्कुल। मान लीजिए कोई इलाहाबाद आता है और आपसे मिलना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट कर सकते, कहाँ खोज आप मिल जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरा चेंबर नंबर 56 है। हाँ। और उसी के साथ अगर आपको, चूंकि मैं दिन भर तो कोर्ट चेंबर में बैठूंगा नहीं, हाँ, कोर्ट में ही मुकदमा लगा रहता है, तो आप मेरा एक कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे बिल्कुल मिलूंगा, जो भी आपकी मदद हो पाएगी मैं हर तरीके से करूंगा। ये संजीव निषाद जी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करते हैं और वहीं बैठते हैं। इनका नंबर नोट कर लीजिए, कभी आपको आवश्यकता पड़े इनसे मिलकर बात कर सकते हैं। नंबर बोले सर? नंबर रिपीट करता हूं मैं, 707172 0583 0583। ये संजीव निषाद जी का नंबर है, इनसे मिल सकते हैं। ये रहने वाले उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर के, लेकिन रहते हैं इलाहाबाद के अंदर है। बेस्ट ऑफ लक है आपको है, और मुझे लगता है शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ में, और आपका मेरा प्यार भी है, और बहुत सारे श्रोताओं का आपके साथ भी शुभकामना होगा। और आप 3 साल मुकाम हासिल कर लीजिए और उसके बाद जज बनिए और लोगों की सेवा करिए सर। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा प्रयास रहता है कि पढ़े लिखे बच्चों से, पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात करा दूं, क्योंकि हम सब जान चुके हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा गर्जेगा। निषाद समाज के लोग पी रहे हैं और गर्जना शुरू कर दिए दोस्तों। ठीक है, ये संजू भाई थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर। चलिए आप लोग नमस्ते, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों।